सलाम सामीन। 20वीं सदी के आते आते हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किसी हद तक मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन मजहब के नाम पर जदीद तालीम की मुखालफत करना अभी भी अनकॉमन नहीं था। मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली जौहर के चचा, जो उनके फादर की अर्ली डेथ के बाद घर का खर्चा संभाल रहे थे, उन्होंने बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल की फीसें देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो बच्चों को काफिर बनाने के लिए पैसे नहीं दे सकते, जिस पर जौहर की वालिदा ने अपने जेवरात गिरवी रखकर बच्चों को इंग्लिश स्कूल में दाखिल करवाया। बहरतौर सर सैयद की एफर्ट्स का इतना असर जरूर हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने लगे। करीब 100 साल तक ये लोग इंग्लिश एजुकेशन की मुखालिफत करते रहे थे, लेकिन अब उनके बच्चे पढ़ लिख कर वकील, डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे थे, गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर रहे थे और बिजनेस और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे थे। पहली मर्तबा हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक मिडिल क्लास उभर कर सामने आ रही थी, लेकिन नफ्सियाती सतह पर इस मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना था। वो दिक्कत ये थी कि उलमा लोगों को बताते थे कि अब जो जिंदगी वो लोग गुजारने लग रहे हैं वो जिंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं है। जो तालीम वो हासिल कर रहे हैं, जो लिबास वो पहन रहे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब वो कर रहे हैं, जो ये लड़कियां अंग्रेजी पढ़ रही हैं, जो ये मशीनों और टेक्नोलॉजी का कल्चर है, ये सब इस्लाम के खिलाफ है और उन्हें तबाही के रास्ते पर ले जा रहा है। मौलवियों की इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग में और एक एजुकेटेड मुसलमान की जिंदगी में जो फर्क था, इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग वाकया मियां तुफैल के जमात इस्लामी में शामिल होने का है। मियां तुफैल जमात इस्लामी के दूसरे अमीर रहे हैं। वो अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि जब जमात इस्लामी का तासीसी इजलास हुआ, यानी वो मीटिंग जिसमें जमात इस्लामी का क़याम अमल में आया, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। उस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को जमात की मेंबरशिप के लिए पेश किया तो वहां मौजूद उलमा ने उनको जमात का मेंबर बनाने पर एतराज किया। एतराज ये था कि उन्होंने कोट, पतलून, टाई और हैट पहन रखा था, वो क्लीन शेव थे और सबसे ज्यादा काबिल एतराज बात ये कि वो वकील थे, क्योंकि मौलाना मौदूदी के इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक उनका हुलिया और लिबास भी इस्लाम के खिलाफ था और अंग्रेजी अदालतों में वकालत करके पैसे कमाना भी हराम था। सो मौलाना मौदूदी ने मियां तुफैल को 6 मंथ्स का टाइम दिया कि वो अपना हुलिया भी तब्दील करें और वकालत भी छोड़ें, और मियां तुफैल ने फिर ऐसा ही किया। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो इस अरसे में हिंदुस्तानी मुसलमानों के सबसे पॉपुलर लीडर थे, यानी जिन्ना साहब, वो पेंट कोट भी पहनते थे, टाई लगाते थे, क्लीन शेव भी थे और वकील भी थे। और सिर्फ जिन्ना ही नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान और इवन मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ये सब भी टिपिकल मौलवियों के इस्लामिक स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरते थे। तो अब मुस्लिम कम्युनिटी की सूरत हाल ये थी कि एक तरफ तो उनके वो तहजीबी आइडियल्स थे जिनका तायुन मौलवियों ने किया था, और दूसरी तरफ तरक्की का वो रास्ता था जिसका तायुन जदीद दौर के तकाज़ों ने कर दिया था और जिस रास्ते पर चलना उनकी मजबूरी था। सो एक आम मुसलमान एक तरफ अपने आप को नए जमाने के मुताबिक ढाल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो मौलवियों के कंजर्वेटिव स्टैंडर्ड्स को भी गलत नहीं मानता था, और वो ये महसूस करता था कि जिन मॉडर्न चेंजेस को वो अडॉप्ट कर रहा था वो इस्लाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ये वो मुतजाद सोचें थीं जिन्होंने 20th सेंचुरी के इंडियन मुसलमान को नफ्सियाती तौर पर एक शदीद किस्म के आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट में मुब्तला कर दिया था। इस कंफ्यूज्ड साइकी का बड़ा दिलचस्प नक्शा खींचा है E.M. फॉस्टर ने अपने मशहूर नॉवल अ पैसेज टू इंडिया में। इस नॉवल में डॉक्टर अजीज का एक कैरेक्टर है जो एक सर्जन है और गवर्नमेंट जॉब करता है। अपने दोस्तों में बैठे हुए जब उसे अपने अंग्रेज बॉस का बेवक्त बुलावा आता है तो वो ये शो करता है कि उसे अपने बॉस की कोई परवाह नहीं, लेकिन अकेले में वो तांगे वाले को तेज तेज चलाने का कहता है ताकि जल्द पहुंचकर बॉस की खुशनुदी हासिल कर सके। फिर बॉस के यहां पहुंचकर वो इस सोच में पड़ जाता है कि तांगा बंगले के अंदर ले जाए या गेट पर ही उतर जाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर वो तांगा बंगले के अंदर ले जाता है, लेकिन फिर उसी तांगे को बिल्डिंग से दूर अंधेरे में ठहरा लेता है कि कहीं उसका बॉस माइंड ना कर जाए। सो ना तो वो अपने माहौल के साथ एडजस्ट कर पा रहा है और ना वो उस माहौल से बगावत कर पा रहा है।
इस कंफ्यूजन का अजाला वो अपनी शायरी के जरिए करता है। अपने शेरों में डॉक्टर अजीज इस्लाम की पास्ट ग्लोरी को याद करता है और इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि काश वो औरंगजेब आलमगीर के लश्कर में शामिल होता। डॉक्टर अजीज का ये फिक्शनल कैरेक्टर उस दौर के एक हकीकी किरदार से बहुत मिलता जुलता है और ये किरदार है अकबर अला आबादी का, जो उर्दू जुबान के मशहूर शायर थे। अपनी शायरी में वो मुसलमानों के पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं और मॉडर्न तौर तरीकों, साइंटिफिक इन्वेंशंस, कॉलेज एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करने की ख्वाहिश का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन खुद अपनी लाइफ में वो अपनी आइडियोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अपनी शायरी में वो अंग्रेजी तालीम और कॉलेज एजुकेशन के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन खुद अंग्रेजी तालीम हासिल करते हैं, LLB करते हैं और अपने बेटे को भी पढ़ाई के लिए लंदन भिजवाते हैं। इसी तरह वो अपने शेरों में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मुलाजमत हासिल करने की ख्वाहिश की मजम्मत करते हैं, लेकिन खुद तमाम उम्र सरकारी मुलाजमत करते हैं और क्लर्क से शुरू होकर सेशन जज के ओहदे तक पहुंचते हैं। अंग्रेजी हुकूमत उन्हें खान बहादुर का खिताब अता करती है तो वो ये खिताब भी वापस नहीं करते। उनकी जिंदगी में हमें कॉल और फेल का वाज़ेह तज़ाद नजर आता है और यही कन्फ्लिक्ट उनकी शायरी में भी मौजूद है, जहां एक तरफ वो अंग्रेजों की मजम्मत में शेर कहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मलिका विक्टोरिया, लॉर्ड कर्जन और मिस्टर थॉमस बर्न की शान में कसीदे भी लिखते हैं। कमोबेश इसी तरह के कन्फ्लिक्ट्स, माजी परस्ती और रजत पसंदी हमें इकबाल की शायरी में भी देखने में मिलती है और यही कन्फ्लिक्ट हमें मौलाना मौदूदी की जिंदगी में भी नजर आता है, जो मगरबी तालीम हासिल करने, पेंट कोट पहनने और अंग्रेजी अदालतों में वकालत करने को हराम समझते हैं, लेकिन फिर उनकी वफात अमेरिका के एक ऐसे अस्पताल में होती है जहां उनका अपना बेटा मुलाजमत करता है।